हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी विथ परले। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक है ब्लड, ब्लड ग्रुप एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट कवर करवाने वाली हूँ, इसलिए इस क्लास को आपको एंड तक देखना है क्योंकि ये क्लास आज बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। देखिए फ्रेंड्स, ब्लड क्या होता है? ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव स्टिकी टिश्यू है। कहने का मतलब ये है कि एक टाइप का टिश्यू है। देखिए, बहुत सारे टिश्यू होते हैं जैसे कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। वैसे 4 टाइप के टिश्यू एनिमल बॉडी में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो ब्लड किसका टाइप है? कनेक्टिव टिश्यू का क्या है, टाइप है। टिश्यू के बारे में हम टिश्यू वाले चैप्टर में कवर करेंगे। अब देखिए, ब्लड का फॉर्मेशन क्या होता है? ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है? ब्लड का फॉर्मेशन बोन मेरो में होता है। बोन मेरो क्या होता है आपको बता दूं मैं। जैसे देखिए, ये बोन है, इस बोन में वेब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी। जब आप बोन्स को अंदर से देखोगे तो यहाँ एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, एक फ्लूइड फिल होता है, जिसे क्या बोलते हैं? बोन मेरो बोलते हैं। इसमें ब्लड का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है, ब्लड सेल बनती है जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। इस फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? हिमेटोपोइसिस। क्या बोलते हैं? हिमेटोपोइसिस। देखिए फ्रेंड्स, ब्लड की स्टडी उसे क्या बोलते हैं? उसे हिमेटोलॉजी बोलते हैं, हिमेटोलॉजी। अब जैसे ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मेरो में। अब जैसे ही ब्लड डिस्ट्रॉय होता है, यानी ब्लड का डिकम्पोजिशन होता है, तो वो कहाँ होता है? स्प्लीन में, मतलब प्लीहा में होता है। प्लीहा कहाँ होती है? एब्डोमिनल कैविटी, मतलब हमारी उदर गुहा के अंदर प्रेजेंट होती है। देखिए, जैसे किसी के मरने के बाद उसे कहाँ ले जाया जाता है? कब्रिस्तान में ले जाया जाता है। तो वैसे ही जब ब्लड सेल्स डिकम्पोस्ट हो जाती है तो उसे कहाँ ले जाया जाता है? मतलब वो कहाँ चली जाती है? ग्रेवयार्ड, यानी स्प्लीन में चली जाती है। तो स्प्लीन ब्लड का क्या है? ग्रेवयार्ड है। और स्प्लीन के अंदर ही ब्लड का क्या होता है? स्टोर होता है। इसलिए इसे ब्लड फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ब्लड फैक्ट्री। और किस नाम से जानते हैं? ग्रेवयार्ड, यानी कब्रिस्तान के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, एक नॉर्मल हेल्थी ह्यूमन पर्सन में ब्लड कितना होना चाहिए? एक नॉर्मल हेल्थी ह्यूमन पर्सन में ब्लड 4 से 5 लीटर होना चाहिए। मतलब हमारा जो बॉडी वेट है उसका कितना होना चाहिए? 8%। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बॉडी वेट किसी का बहुत कम हो तो वो अपनी ब्लड की क्वांटिटी देखिए। जैसे बॉडी वेट किसी का 30 से 35 हो, एज 18 ईयर हो, तो वो अपनी ब्लड की क्वांटिटी देखेगा तो 3 लीटर आएगी। तो आप बोलोगे मैडम आपने तो 4 से 5 लीटर बताया था, इसमें तो 3 ही लीटर आ रहा है। तो एक आइडियल हमारा जो वेट होता है जैसे 50 kg, उसका अगर 8% निकालें तो 4 to 5 के बीच में आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि एक हेल्थी पर्सन में ब्लड कितना होना चाहिए? 4 से 5 लीटर होना चाहिए। अब देखिए, स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हिमेटोलॉजी, यानी ब्लड की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? हिमेटोलॉजी। लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी। यानी हिमेटोलॉजी में किसकी स्टडी की जाती है? ब्लड की स्टडी की जाती है। इसके अलावा देखिए, ब्लड का कलर जो रेड होता है वो किस वजह से होता है? वो हीमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है? रेड ब्लड सेल में प्रेजेंट होता है। अब देखिए, हीमोग्लोबिन की वजह से इसका रेड कलर क्यों होता है? ऐसा क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर देखिए, इसके अंदर आयरन होता है। आयरन कौन सी स्टेट में होता है? फेरस की कंडीशन में, यानी Fe2+ आयन के फॉर्म में होता है। कितने होते हैं आयरन? इसके आयन 4 आयन होते हैं। तो ये 4 O2 के मॉलिक्यूल से क्या होता है? बाइंड होता है और क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और इस वजह से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़कर कहाँ चला जाता है? ब्लड के थ्रू सेल के अंदर क्या होता है? चला जाता है। देखिए, तो ये रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन? रेस्पिरेटरी पिगमेंट। इसके अलावा हमारी बॉडी में जैसे मेलानिन पिगमेंट भी होता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन का कलर कैसा होता है? ब्राउन होता है। वैसे ही क्लोरोफिल में आप देखते हैं कि क्लोरोफिल भी एक पिगमेंट है, जिसकी वजह से लीफ का कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है। तो डिफरेंट टाइप के पिगमेंट होते हैं जो कलर प्रोवाइड करवाने का क्या करते हैं? काम करते हैं। अब देखिए, ब्लड का हम कंपोजिशन जानते हैं
कि ब्लड के अंदर एक्चुअल में होती क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या प्रेजेंट होता है। आपको ये ब्लड एक फ्लो होता हुआ दिखाई देता है, बिल्कुल बिल्कुल कोलाइडी सॉल्यूशन की तरह दिखाई देगा आपको। जैसे आप किसी छलनी में छालो तो पूरी छलनी के चारों तरफ आपको जो कवरिंग दिखाई देगी, जैसे चाय को अपन छानते हैं तो चाय की थोड़ी सी कवरिंग बन जाती है, तो वैसे ही ब्लड भी इसी टाइप से हो जाता है। तो इसे अपन क्या बोलते हैं, एक तरह से कौन सा सोल्यूशन है, ये कोलाइडल सोल्यूशन है। लेकिन इसके अंदर कई सारी चीजें क्या होती प्रेजेंट होती। देखिए कौन कौन सी चीजें हैं। कंपोजिशन ऑफ ब्लड में अपन देखें तो क्या क्या प्रेजेंट होता है। एक तो प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, और क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर, ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती है। अब देखिए कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है। प्लाज्मा कितना परसेंट होता है, 55% होता है। ब्लड सेल कितनी होती है, 45% होती है। अब देखिए प्लाज्मा के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है। ब्लड सेल को निकालने के बाद में जो भी बचता है वो क्या है, प्लाज्मा है। देखिए प्लाज्मा में क्या होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। कितना होता है, 90 से 92% क्या होता है, वाटर इसके अंदर प्रेजेंट होता है। और देखिए क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है इसके अंदर, एमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है, न्यूट्रिशन प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रेंट कौन कौन से न्यूट्रेंट होते हैं, जैसे एमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लूकोज। जैसे क्या होता है, ग्लूकोज होता है, फैटी एसिड होता है, एमाइनो एसिड होता है। तो ये जब एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन होता है तो डाइजेशन के बाद में ये क्या बनते हैं, ये न्यूट्रिएंट बनते हैं। और एब्जॉर्प्शन के थ्रू कहाँ जाते हैं, ब्लड में आ जाते हैं। और ब्लड से कहाँ जाते हैं, सेल के अंदर जाते हैं, जहाँ इनसे क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो ये ब्लड में क्या होते हैं, फ्लो होते रहते हैं। इसके अलावा देखिए ब्लड में कुछ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होती है। वैसे सबसे ज़्यादा प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट होती है, प्रोटीन ही प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी प्रोटीन्स होती है, देखिए एल्ब्यूमिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन किस में हेल्प करती है, ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या करती है, मेंटेन करने का काम करती है, प्रासरण दाब को बनाए रखती है। लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट का ट्रांसपोर्टेशन, क्या बोलते हैं उसको, ऑस्मोसिस, यानी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जो विलायक होता है उसका क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन, वो क्या होगा, गमन करेगा। तो उसे अपन क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। इस प्रेशर को किस नाम से जानते हैं, इसमें जो प्रेशर होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो वो उसको कौन मेंटेन करता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो क्या करती है, मेंटेन करती है। इसके अलावा देखिए इसके अंदर क्या होता है, फाइब्रिनोजन होता है, और क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन। फ्रेंड्स ये दोनों जो होती है ये ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन होती है। यानी जब आपने देखा होगा कि जब ब्लड वेसल्स कट हो जाती है या पूरी स्किन पे पूरी बॉडी में कहीं कट होता है तो ब्लड फ्लो होता है, तो सारा का सारा ब्लड क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, जिससे उसकी डेथ हो सकती है। तो इसमें क्या प्रेजेंट होती है, दो प्रोटीन, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन क्या होती है इसके अंदर प्रेजेंट होती है। ये क्या करती है, ब्लड क्लोट में क्या करती है, हेल्प करती है। इसके अलावा देखिए इसमें ग्लोब्यूलिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। ग्लोब्यूलिन क्या होती है, अल्फा, बीटा और गामा। गामा ग्लोब्यूलिन किसका फॉर्मेशन करती है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है, यानी प्रतिरक्षा। तो ये हमारी इम्यूनिटी के लिए क्या, रोग प्रतिरक्षा के लिए क्या है, रेस्पॉन्सिबल होती है। अब देखिए कौन सी प्रोटीन और क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर, हिपेरिन। अभी देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन ये दोनों ब्लड क्लोटिंग है, प्रोटीन है। तो कई बार आप देखते हो कि ब्लड वेसल्स में कभी क्लोट होता नहीं है। क्यों नहीं होता, क्योंकि एंटीकोगुलेंट प्रोटीन भी इसके अंदर प्रेजेंट होती है, जिसका नाम क्या है, हिपेरिन है। अब देखिए इसके अलावा और क्या क्या प्रेजेंट होता है, इसके अलावा इसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया है, ये ब्लड में घूमते रहते हैं। जैसे वेस्टेज बन जाते हैं लीवर के बाद, लीवर में बनते हैं, लीवर से कहाँ आते हैं, ब्लड में आते हैं। ब्लड से कहाँ जाएंगे, अब ये किडनी के पास जाएंगे। किडनी इनको क्या करती है, ले लेती है और ब्लड को क्या करती है, प्योर कर देती है। अब देखिए इसके अलावा इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब इसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे Na+ है, Cl- है, SO4 2- है, HCO3- है। ये आयंस भी प्रेजेंट होते हैं, यानी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी इसके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और क्या प्रेजेंट होती है इसके अंदर, गैसेस। कौन कौन सी, O2 एंड CO2 अभी बताया मैंने। अब देखिए ये तो हो गया प्लाज्मा का कंपोजिशन। प्लाज्मा में हमने ये पढ़ा सारे के सारे क्या है, ऑर्गेनिक, और ये क्या है, दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक, और गैसेस क्या है, इनऑर्गेनिक। अब देखिए ब्लड सेल कौन कौन सी होती है इसके अंदर, ब्लड सेल, ल्यूकोसाइट, और देखिए कौन सी होती है, प्लेटिलेट्स, और देखिए कौन सी होती है, इरेथ्रोसाइट। इरेथ्रोसाइट ऑल्सो नोन एज RBC, रेड ब्लड सेल, यानी इसको रक्ताणु बोलते हैं।
और पूरे ब्लड में सबसे ज़्यादा यानी ब्लड सेल की क्वांटिटी अपन देखिए तो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी किसकी होती है, आरबीसी की 99% यानी 95+% भी बोल सकते हैं, इवन 99% अपन बोल सकते हैं क्या होती है, आरबीसी होती है। इस वजह से तो इसका कलर, पूरे ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड होता है। बताया था मैंने अभी आरबीसी में क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा देखिए ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट यानी डब्ल्यूबीसी, इसे क्या बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड कार्प्यूल्स और ये रेड ब्लड कार्प्यूल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं और लाल रक्त कणिकाएं। अब देखिए ल्यूकोसाइट कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की, ग्रेन्युलोसाइट एंड एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट मतलब इसके में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, कणिकाएं प्रेजेंट होती है। अब देखिए ग्रेन्युलोसाइट भी कितने टाइप की होती है, 3 टाइप्स की होती है, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और योसिनोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और योसिनोफिल्स। अब देखिए वैसे इनको स्टेन के बेस पे यानी इसको अभिरंजित अपन करते हैं, कलर प्रोवाइड करवाते हैं, तो इसके बेस पे 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं, इओसोनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। ये कैसी होती है, न्यूट्रल स्टेन होती है। बेसोफिल्स एल्कली, बेस से नाम से पता चल रहा है, बेस यानी क्षार, और ये क्या हो गया फिर, एसिड। अब देखिए कुछ फंक्शन अपन देख लेते हैं इनके। बेसोफिल्स, बेसोफिल्स क्या करती है, जैसे कोई कैंसर सेल है, अर्ली कैंसर सेल है, तो इस पर निगरानी रखती है कि ये सेल आगे किस में कन्वर्ट होने वाली है, मैच्योर कैंसर सेल में कन्वर्ट होने वाली है, तो इन पे एक तरह से निगरानी रखती है और इसको क्या करती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके अलावा ये क्या करती है कि हमारी बॉडी में जब किसी सब्सटेंस के अगेंस्ट हमारी बॉडी में क्या होती है, एलर्जी होती है, तो उस कंडीशन में ये हिस्टामिन क्या सिक्रेट करती है, हिस्टामिन सिक्रेट करती है, ताकि हमें पता चल जाए कि हमें इस सब्सटेंस से या इस सब्सटेंस से क्या है, एलर्जी है। इसके अलावा इओसिनोफिल्स क्या करती है, इओसिनोफिल्स जैसे ही एलर्जी होती है तो उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने के लिए ये एंटी हिस्टामिन यानी एंटी एलर्जिक सब्सटेंस क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। न्यूट्रोफिल्स क्या करती है, न्यूट्रोफिल्स जैसे ही हमारी बॉडी में कोई भी एंटीजन एंटर होगा, यानी कोई भी आपका जर्म्स जैसे कोई वायरस हो, बैक्टीरिया हो या फंगस हो, तो जब ये एंटर होता है तो सबसे पहले फर्स्ट प्रोटेक्शन लाइन, यानी जैसे बाहर से कोई सेना आती है अपनी इंडिया में, तो इंडिया में जो पहली सेना की टुकड़ी होती है वो उससे लड़ाई करने के लिए जाती है। तो वैसे ही हमारी बॉडी में जैसे कोई एंटीजन एंटर हुआ तो उससे लड़ने के लिए सबसे पहले कौन जाती है, न्यूट्रोफिल्स। अब न्यूट्रोफिल्स अकेले नहीं जाती, अभी हम एक और सेल पढ़ेंगे मोनोसाइट, उसके साथ मिलकर जाती है और वो बताती है कि हमारी बॉडी में कोई ना कोई एंटर हो चुका है। अब देखिए एग्रेनुलोसाइट कौन कौन सी होती है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। मोनोसाइट के बारे में मैंने अभी आपको बताया था। अब देखिए लिम्फोसाइट, इसके अलावा आपको मैं बता दूं इसमें एक टाइप की सेल और होती है, एंटीबॉडी। अब देखिए सबसे पहले जैसे ही हमारी कोई बॉडी में एंटर होगा तो मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स उसके लिए उससे क्या करेंगे, लड़ेंगे, उसको मारने की कोशिश करेंगे सबसे पहले। और मोनोसाइट क्या हो जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है, जिसको मैक्रोफेज बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, मैक्रोफेज बोलते हैं, ठीक है। तो ये खुद कोशिश करती है इसको खाने की, अगर इसके बस की बात नहीं होती, इसको खा नहीं सकती, इसको खत्म नहीं कर सकती, तो फिर ये लिम्फोसाइट को बोलती है। लिम्फोसाइट क्या प्रोड्यूस करती है, एंटीबॉडी। लिम्फोसाइट में कौन कौन सी लिम्फोसाइट होती है, 2 लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट नाम से पता चल रहा है, बी फॉर बोन मेरो और टी फॉर थाइमस, जो हम ग्लैंड्स में पढ़ते हैं। थाइमस हमारी इम्यूनिटी का क्या है, सेंटर है। तो देखिए इसके अंदर सबसे पहले कोई एंटीजन आया तो सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट जाएंगे भाई लड़ने के लिए। लिम्फोसाइट क्या बनाएगी, एंटीबॉडी बनाएगी और एंटीबॉडी के द्वारा उस जर्म्स को क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा और खत्म करने के बाद में उसकी डेड बॉडी को खाया जाएगा। वो कौन खाएगी, आपकी मोनोसाइट, यानी मोनोसाइट क्या कर लेगी, इसको फेगोसाइटिस, फेगोसाइट कर लेगी। फेगोसाइट का मतलब क्या होता है, भक्षण करना, तो उसको भक्षण कर लेगी इसका। अब देखिए आपको कुछ बातें और बताते हैं आपको। आरबीसी, आरबीसी रेड ब्लड कॉर्प्यूल्स होती है। आरबीसी कैसी होती है, बाइकॉन्केव होती है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर न्यूक्लियस क्या होता है, इसके अंदर एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट। लाइसोसोम भी इसके अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है फ्रेंड्स। इसके अलावा ध्यान रखना है इसके अंदर इसकी जो लाइफ स्पान है वो 120 डेज। 120 डेज के बाद में क्या होती है, डिकम्पोस्ट। अब लाइसोसोम का काम क्या होता है कि जो सेल डिकम्पोस्ट होती है उसको पूरी तरह से डाइजेस्ट करना। अब इसमें तो लाइसोसोम होता ही नहीं है, तो फिर ये क्या जाती है, आरबीसी कहाँ जाएगी, स्प्लीन में। इसको कहाँ फेंक दिया जाएगा, स्प्लीन में। तभी तो स्प्लीन को अपन कब्रिस्तान बोलते हैं, ग्रेवयार्ड बोलते हैं।
तो वहाँ इसको क्या कर दिया जाएगा, डिकम्पोज कर दिया जाएगा। वहीं प्लेटिलेट्स और इरेथ्रोसाइट में अपन देखें तो प्लेटिलेट्स और इरेथ्रोसाइट इसको कौन जैसे ये डिस्ट्रॉय होती है तो इसको कौन डाइजेस्ट कर देगा, लाइसोसोम डाइजेस्ट कर देगा। तो आपको क्या बात ध्यान रखनी है, आरबीसी की लाइफ स्पान 120 डेज होती है। फॉर्मेशन कहाँ होता है, बोन मेरो में। डिकम्पोजिशन कहाँ होता है, स्प्लीन में। न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट। लाइसोसोम बी क्या होता है, एब्सेंट। और कैसी होती है ये, बाई कॉन्केव होती है। सबसे बड़ी बात इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है, एक पिगमेंट है। फीमेल में और मेल में हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी अपन देखें तो फीमेल में क्या होती है, कम होती है, 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर। वही मेल में थोड़ी क्या होती है, ज़्यादा होती है। मेल में कितनी होती है, 13 to 70 ग्राम पर डेसीलीटर हीमोग्लोबिन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखिए, अब आगे अपन देखते हैं कि ये तो हो गई आरबीसी के बारे में। ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट की अपन बात करें तो क्या होती है, डब्ल्यूबीसी अभी मैंने बताया। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है फ्रेंड्स, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ध्यान रखना है, इसके अंदर लाइसोसोम भी प्रेजेंट होता है। इम्यूनिटी का क्या करती है, काम करती है। और इसकी क्वांटिटी की अपन बात करें तो कितनी होती है इसकी, 7,000 to 11,000 पर mm³ लीटर होती है इसके अंदर। ठीक है, तो वहीं आरबीसी की भी अपन देख लेते हैं। आरबीसी की देखिए 45 से लेकर 55 लाख पर mm³ होती है। प्लेटिलेट्स कितनी होती है, 1.5 से 3 लाख होती है। प्लेटिलेट्स किसका काम करती है, प्लेटिलेट्स का दूसरा नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट। क्या है, थ्रोम्बोसाइट। नाम से पता चल रहा है, इस पे थ्रोम्बिन आ रहा है। थ्रोम्बिन अभी मैंने बताया था प्रोथ्रोम्बिन से रिलेटेड है, और प्रोथ्रोम्बिन के बारे में मैंने आपको बता दिया, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है। तो प्लेटिलेट्स भी क्या करती है, ब्लड क्लोटिंग में क्या करती है, हेल्प करती है। अब देखिए आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटिलेट्स की एक तरह से फंक्शन देख लीजिए। आरबीसी हमारे अंदर क्या लेकर आती है, एनर्जी, फुर्ती लेकर आती है, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो हम बहुत ही एनर्जी फुल होकर काम जो करते हैं वो किसकी वजह से करते हैं, आरबीसी की वजह से। पावर कौन प्रोवाइड करवाता है हमें, प्लेटिलेट्स। ब्लड क्लोटिंग में हेल्प कौन करता है, प्लेटिलेट्स। और डब्ल्यूबीसी क्या करती है, हमें बीमारियों से लड़ने के लिए पावर देती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है, ताकि हमारी बॉडी में कोई दूसरा अंदर आके एंटर ना कर सके। ठीक है, तो ये देख लीजिए, आपको मैंने ब्लड सेल के बारे में बता दिया। अब देखिए आरबीसी की लाइफ स्पान कितनी होती है, 120 डेज। वहीं डब्ल्यूबीसी की अपन बात करें तो 4 दिन से लेकर कई दिन तक। वैसे कहते हैं कि इसकी लाइफ साइकिल फिक्स नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर जो ग्रैन्यूल्स होती है सबकी लाइफ साइकिल क्या होती है, अलग अलग। फिर भी आप देखिए तो 4 दिन मिनिमम है, और 15 दिन तक या इससे भी कई दिन तक हो सकती है। प्लेटिलेट्स अप्रोक्स 6 से लेकर 10 दिन तक सर्वाइव कर सकती है। इसके अलावा आरबीसी को इरेथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट, और प्लेटिलेट्स को हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। अब देखिए ब्लड के फंक्शन की तरफ अपन बढ़ते हैं। ब्लड के कौन कौन से फंक्शन है। फंक्शन ऑफ ब्लड देखिए क्या क्या करती है, हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, O2 और CO2 अभी मैंने बताया था, तो उसके परिवहन में क्या करती है, हेल्प करती है, O2 एंड CO2 अभी मैंने बताया था कैसे हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर पूरी बॉडी में क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होती है। तो गैसेस के ट्रांसपोर्टेशन में कौन हेल्प करता है, ब्लड हेल्प करता है। इसके अलावा ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को क्या करती है, रेगुलेट करने का क्या करती है, काम करती है। बॉडी का टेम्परेचर यानी बॉडी का तापमान को बनाए रखती है, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है फिक्स होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, टेम्परेचर होता है। तो उसको रेगुलेट करने का क्या करती है, काम करती है। इसके अलावा जो हार्मोन होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित जो सिक्रेशन होता है उसको हार्मोन होते हैं, वो ब्लड के थ्रू ही बॉडी के टारगेट सेल के पास पहुँचते हैं। इसके अलावा देखिए ये हमारी कोई भी डिजीज, आपने देखा होगा आपको जब कोई बीमारी हो जाती है तो कोई टेस्ट लिखे या नहीं लिखे, लेकिन ब्लड टेस्ट सबसे पहले लिखा जाता है। ठीक है, तो उसमें अपन देखते हैं कि टोटल लिम्फोसाइट सेल, TLC को देखा जाता है। ठीक है, CBC की जांच की जाती है, काउंट ब्लड सेल। तो उसमें हम ब्लड सेल के बारे में, ब्लड सेल में कोई भी वेरिएशंस आती है तो हम बोलते हैं कि ब्लड इन्फेक्शन हो गया। तो कहने का मतलब है कई डिजीज के बारे में डायग्नोसिस यानी टेस्ट किसके थ्रू किया जाता है, ब्लड के थ्रू किया जाता है। इसके अलावा न्यूट्रिशन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। इसके अलावा देखिए ये हमारी इम्यूनिटी को भी क्या करती है, रेगुलेट करती है। एक्सीरेशन में भी हेल्प करती है, वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड के थ्रू ही कहाँ जाते हैं, किडनी में जाते हैं। तो ये सारे के सारे ब्लड के क्या थे, फंक्शन थे। अब देखिए
ये हमारा हो गया ब्लड का पार्ट, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे कि ब्लड ग्रुप क्या होता है और इसका ट्रांसफ्यूजन होता क्या है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि ब्लड भले ही सबका एक जैसा हो, क्योंकि सबके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी को भी ब्लड दे सकते हैं। क्यों भाई? क्योंकि सबके डिफरेंट डिफरेंट ब्लड ग्रुप होते हैं। क्यों, कैसे डिसाइड होते हैं ब्लड ग्रुप, ये अपन देखते हैं। देखिए, ब्लड ग्रुप के कितने सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। ब्लड ग्रुप सिस्टम, ब्लड ग्रुप दो टाइप के होते हैं। पहला कौन सा है? एबीओ सिस्टम। दूसरा कौन सा है? आरएस सिस्टम। एबीओ सिस्टम ये किस बेस पे है? एंटीजन एंड एंटीबॉडी के बेस पे है। किसके बेस पे है? एंटीजन एंड एंटीबॉडी के बेस पे है। अब देखिए, इसको डिस्कवर किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। वहीं फर्स्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसने किया था? जीन बैप्टिस्ट ने किया था। जिसमें सबसे पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ था वो जीन बैप्टिस्ट में हुआ था। अभी मैंने आपको बताया कि किसके बेस पे? एंटीजन और एंटीबॉडी के बेस पे डिसाइड होता है। एंटीजन देखिए क्या होता है कि जैसे ये कोई ब्लड वेसल्स है, इस ब्लड वेसल्स में ये ब्लड क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? प्लाज्मा। और अभी मैंने आपको बताया कि इसके अंदर सेल होती है कौन कौन सी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटिलेट्स। तो ये आरबीसी क्या हो रही है? फ्लो हो रही है। इसके साथ साथ कुछ वाई शेप की इसके अंदर क्या होगी? अभी गामा ग्लोब्यूलिन मैंने आपको बताई, यानी एंटीबॉडी होती है। तो ये क्या होती है? आरबीसी। अब आरबीसी की सरफेस के देखिए, सरफेस की तरफ अपन देखें तो इसकी सरफेस पे कुछ टाइप की स्ट्रक्चर दिखाई देगी, जिसको अपन क्या बोलते हैं? एंटीजन बोलते हैं। अब देखिए, एंटीजन ए की अपन बात करें तो जैसे ये आरबीसी है तो कुछ इस टाइप से, जैसे ये ए जैसी स्ट्रक्चर बनी हुई है, जैसे मान लो ये ए जैसी क्या है? स्ट्रक्चर बनी हुई है। तो वहीं ये इसकी क्या है? किसी के ब्लड में एंटीजन ए है तो ये एंटीबॉडी है। तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होती है कि इसके अंदर ये ए बाइंड नहीं हो पाता, फिट नहीं हो पाता। एंटीजन क्या है? ए है। तो एंटीबॉडी क्या है? बी है। यानी इसकी स्ट्रक्चर अंदर बी की तरह दिखती है। तो ये इसके अंदर बाइंड नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर ये बाइंड होता है तो कुछ इस टाइप से ये क्या हो जाएगा? कर्ड की तरह, जैसे दही होता है, दही की तरह दिखाई देने लगता है। ये एक ही जगह डिपॉजिट हो जाएगा, पूरी तरह से कोगुलेट हो जाएगा और आगे ये स्विम नहीं कर सकता। तो ऑक्सीजन सब पार्ट्स तक नहीं पहुंचती, ना ही न्यूट्रिशन पहुंचेंगे, तो क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। अब देखिए, मान लो किसी का ब्लड ग्रुप, जैसे किसी के ब्लड ग्रुप में यानी किसी के ब्लड के अंदर एंटीजन बी है, तो उसमें कुछ इस टाइप का आपको क्या दिखाई देगा? स्ट्रक्चर दिखाई देगी। और इसकी एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर में कुछ इस टाइप के अंदर क्या होगी? ए शेप की स्ट्रक्चर होगी। तो क्या इसके अंदर बाइंड होगा? नहीं। तो इस टाइप से इसमें ब्लड क्या होता है? स्विम होता रहता है। तो नेचर ने कुछ इस टाइप से बनाया है कि किसी के अंदर एंटीजन ए है तो उसको एंटीबॉडी बी दिए, ताकि ये बाइंड ना हो सके। अगर किसी के अंदर एंटीजन बी है तो उसकी एंटीबॉडी क्या होगी? ए होगी। अब देखिए, कई बार क्या होता है कि किसी के अंदर दोनों ही एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी, तो अब ऐसे में अगर एंटीबॉडी हो गई तो ये फिट हो सकती है, तो नेचर ने इसको एंटीबॉडी दी नहीं। ठीक है, तो इसके अंदर एंटीबॉडी क्या होती है? एब्सेंट होती है। अब देखिए, किसी की आरबीसी में कोई भी किसी भी टाइप की स्ट्रक्चर नहीं है, ना ही ए है ना ही बी है, लेकिन इसके अंदर एंटीबॉडी क्या होगी? दो होगी। कोई, क्योंकि इसके अंदर कुछ है ही नहीं तो फिट हो ही नहीं सकता। तो उसको अपन क्या बोलते हैं? एंटीजन नहीं है तो इसको जीरो। हम अपनी सुविधा के लिए इसको क्या बोल देते हैं? ओ बोल देते हैं। तो इस टाइप से देखो, ए बी और ओ, चार ब्लड ग्रुप क्या हो गए? डिसाइड हो गए। इसी टाइप से आरएच सिस्टम की अपन बात करें तो देखिए, विनर नाम के एक वैज्ञानिक ने मंकी में, कौन से मंकी में? रियसस मंकी में इसकी क्या की थी? डिस्कवरी की थी। इसलिए इसका नाम ही देखो रियसस यानी आरएच पड़ गया। तो उन्होंने जब मंकीज के ब्लड कलेक्ट किए तो उसमें देखा कि कुछ मंकीज के ब्लड में एंटीजन ए है, जैसे जैसे किसी के अंदर बी है, तो इसमें कुछ अलग टाइप की भी कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रही थी इस टाइप से। तो जिसके अंदर ये अलग टाइप की स्ट्रक्चर है, ये इन्होंने देखा कि इसके अंदर एक और एंटीजन है। इस एंटीजन का नाम इन्होंने क्या दिया? आरएच। जिसके अंदर ये प्रेजेंट था उसको पॉजिटिव, लेकिन कुछ मंकीज में इन्होंने देखा कि भाई ऐसा तो कुछ था ही नहीं इसके अंदर। कुछ मंकीज के ब्लड में तो ये एंटीजन था ही नहीं, ऐसी कोई स्ट्रक्चर ही नहीं थी, तो मतलब आरएच एब्सेंट था, लेकिन ए भी था। जैसे मान लो किसी में बी था लेकिन ऐसी स्ट्रक्चर नहीं है, तो उसको क्या दे रही है? नेगेटिव। तो इस टाइप से आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव। आरएच नेगेटिव रेयर ब्लड ग्रुप होता है और सबसे रेयर ब्लड ग्रुप जो होता है वो ए ओ नेगेटिव और ए बी नेगेटिव होता है। अब देखिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन किससे ले सकता है। जैसे देखिए, किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके अंदर एंटीजन ए होगा, इसलिए उसका ब्लड ग्रुप ए है।
एंटीबॉडी क्या होगी, बी होगी। वो किसको दे सकता है, वो ए को दे सकता है। वो किसको दे सकता है, ए बी को, मतलब सेम को दे सकता है। ए है तो ए को दे सकता है। और देखिए ए किस में आ रहा है, ए बी में आ रहा है, तो वो ए बी को भी दे सकता है। ले किससे सकता है, ए से ले सकता है, और किसे ले सकता है, ओ से ले सकता है। अब देखिए किसी का ब्लड ग्रुप क्या है, बी है, तो उसके अंदर एंटीजन कौन सा होगा, बी। एंटीबॉडी कौन सी होगी, ए। किसको डोनेट कर सकता है, बी को, और किसको कर सकता है, ए बी को। ले किससे सकता है, बी से, और किसी ले सकता है, ओ से। अब देखिए किसी के अंदर दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट हो, ए भी प्रेजेंट हो और बी भी प्रेजेंट हो, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी। ये इसके अंदर एंटीबॉडी कुछ भी नहीं है, जीरो एंटीबॉडी है। किस किस को दे सकता है, केवल ए बी को दे सकता है। बट ले किससे सकता है, देखिए ए से, बी से, ए बी से, ओ से, मतलब ये सबसे ब्लड ले सकता है। इसलिए इसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं, सार्वत्रिक ग्राही बोलते हैं। एक तरह से जैसे बेगर है, भिखारी है, वो सबसे लेता रहता है, तो ये भी सबसे क्या करता है, ब्लड लेता रहता है। ठीक है, अब देखिए कुछ ब्लड ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, ना ए प्रेजेंट होता है ना ही बी प्रेजेंट होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जीरो। अपनी सुविधा के लिए इसको क्या बोल दिया गया, ओ, ना ही। अब देखिए एंटीबॉडी दोनों प्रेजेंट होती है, ए भी प्रेजेंट होता है और बी। अब देखिए किस किस को दे सकता है, ये ए को दे सकता है, ये बी को भी दे सकता है, ए बी और ओ को दे सकता है, मतलब इसे यूनिवर्सल डोनर बोले तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको सार्वत्रिक दाता बोलते हैं। लेकिन ले किससे सकता है, केवल ओ वाले से ही ले सकता है। तो आपके ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गए, यूनिवर्सल रेसिपिएंट और यूनिवर्सल डोनर कौन है। तो ध्यान रखना, ओ यूनिवर्सल डोनर है और ए बी यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। अब देखिए आर एस फैक्टर के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताती हूँ। आर एस डोनर कैन ओनली डोनेट टू एन आर एस पॉजिटिव रेसिपिएंट, वेयर एज आर एस नेगेटिव डोनर कैन डोनेट टू बोथ आर एस पॉजिटिव आर एस नेगेटिव। कहने का मतलब क्या है कि जो आर एस पॉजिटिव वाला ब्लड डोनर है वो केवल आर एस पॉजिटिव वाले को ही ब्लड दे सकता है। मान लो किसी का जैसे ए पॉजिटिव है तो ये केवल किसको दे सकता है, केवल ए पॉजिटिव। अब जैसे देखिए ओ पॉजिटिव है तो ये केवल किसको दे सकता है, ओ पॉजिटिव। तो कभी भी यूनिवर्सल डोनर हम ओ पॉजिटिव को नहीं बोल सकते। ओ नेगेटिव है तो ओ नेगेटिव क्या कर सकता है, सबको ब्लड दे सकता है, ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ओ को दे सकता है। क्यों भाई, ऐसा क्यों? देखिए जब भी ब्लड किसी को देते हैं तो हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि उसके अंदर एक भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन आर एस पॉजिटिव में तो आर एस प्रेजेंट है ना, तो फिर इसकी तो एंटीबॉडी बन जाएगी, फिर इसमें तो रिएक्शन हो जाएगी, इसलिए ये ब्लड किसी को नहीं दे सकता। लेकिन क्या इसके अंदर एक भी एंटीजन है, ना ही इसके अंदर ए है, ना ही बी है और ना ही आर एच है, तो ये इसलिए इसको ब्लड सबको दे सकता है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। वहीं लेते टाइम क्या ध्यान रखा जाता है कि उसके अंदर एक भी टाइप की एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, सारे एंटीजन होने चाहिए, मतलब कहने का मतलब ये है। अब जैसे देखिए ए बी नेगेटिव है और ये ए बी पॉजिटिव है, मैंने क्या बोला कि लेने के लिए ये प्रेजेंट होना चाहिए कि उसके अंदर सारे के टाइप एंटीजन प्रेजेंट होना चाहिए। अब क्या इसके अंदर आर एच है क्या, नहीं है, तो क्या ये सबसे ले सकता है, नहीं। लेकिन ए बी की अपन बात करें तो ए बी प्रेजेंट है, बी भी प्रेजेंट है और आर एच प्लस भी प्रेजेंट है, तो इसलिए ए बी पॉजिटिव को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं। तो ये भी ध्यान रखिए, आपका ये भी फैक्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट मैकेनिज्म अपन पढ़ते हैं, एग्लूटिनेशन इन डिफरेंट ब्लड ग्रुप। देखो एग्लूटिनेशन होता क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि जैसे मान लो ये आरबीसी है, इस पे ए एंटीजन प्रेजेंट है और ये एंटीबॉडी है इसकी। अब मान लो किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, और उसको जरूरत किसकी पड़ गई, ए की जरूरत पड़ गई, गलती से उसके अंदर कौन सा मिला दिया, बी। अब बी में देखिए, बी के अंदर बात करें तो इसके अंदर बी एंटीजन है और ये इसका एंटीबॉडी की अपन बात करें तो ए, इसके अंदर क्या थी, बी। जब ये ब्लड क्या होगा, मिक्स होगा, तो ये ए एंटीजन इस ए वाले के साथ क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा और ये बी इसके साथ बाइंड हो जाएगा। तो मतलब कुछ इस टाइप से आपको दिखाई दे रहा है कि एक गुच्छा सा बन रहा है, जैसे दूध फटता है या दूध किस में कन्वर्ट हो जाता है, दही में कन्वर्ट हो जाता है, कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, तो कुछ इस टाइप की कंडीशन होती है। तो क्या अब ये फ्लो करेगा, नहीं करेगा। और आप जानते हो जब ब्लड फ्लो ही नहीं करेगा तो ब्लड में न्यूट्रेंट O2 CO2 हार्मोन्स कहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे, नहीं जा पाएंगे। तो ना ही सेल को न्यूट्रेंट मिलेंगे तो एनर्जी भी नहीं मिलेगी, ना ही O2 मिलेगा, तो ऐसे व्यक्ति की क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, डेथ हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको
अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कैसी वीडियो लगी आप ये ज़रूर बताइए और इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।